हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ज्योग्राफी का एससीईआरटी की किताब है और हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी। ये हमारी दुनिया भाग 1 है ना, कक्षा 6 समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें है, ज्योग्राफी का बुक है ना। और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जितने भी कंटेंट है खास करके आपके पीआरटी की एग्ज़ाम के लिए है, आपके जीएस 40 नंबर के लिए है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है टीजीटी में और जिनका सब्जेक्ट है पीजीटी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी से पीआरटी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस 40 नंबर में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से कई बार प्रश्न आपके बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है। बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। कक्षा 6 अध्याय नंबर 1 हमारा सौरमंडल। यदि आपके पास किताब होगा तो किताब में पढ़िएगा। अध्याय पहला अध्याय में हमारा सौरमंडल है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा करके लिखा है। हालांकि हम लोग इसका निचोड़ देखेंगे, जो डिटेल्स में एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। मुखिया मतलब प्रधान है। किसी भी परिवार का कोई ना कोई प्रधान होता है ना। तो प्रधान की भूमिका अगर देखते हैं, है ना, भूमिका उसी तरह से आप चाहें तो ये सूर्य की भूमिका भी देख सकते हैं। ये जो सौर परिवार है, हमारे परिवार का जिस तरह से मुखिया होते हैं, उसी तरीके से ये सूर्य जो है, यह सौर परिवार का क्या है? एक मुखिया है, प्रधान है यह, है ना। इसी में सब कुछ आते हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारे चीज़। कहता है कि सूर्य के निकट का ग्रह कौन है? बुध हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो, है ना। ये समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा सूर्य, है ना। ये है आपका सूर्य जो बहुत बड़ा गोला में आपको दिख रहा है, एकदम रेड कलर का। ये आपका सूर्य हो जाएगा, सन। और यही कहता है कि सूर्य ये जो है, यह सौर परिवार का क्या है? मुखिया है, प्रधान है। और इसके, है ना, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, है ना। यानी कि पूछा जा सकता है कि सबसे निकट कौन सा ग्रह है, कितने ग्रह हैं, ग्रहों की विशेषता क्या है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं अभी कहा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध हो जाता है। आप देख सकते हैं, यही निकटतम ग्रह है जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं और यही बुध है। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग करते चलें और वो भी एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात बुध की आ जाए, उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए, है ना, ये समझिए कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ग्रह को 2 भागों में बांट लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपको समझ में आए। ग्रहों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, एक को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन सा ग्रह हो जाता है ना। आंतरिक ग्रह और दूसरा हो जाएगा बाह्य ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह हो जाता है ना। एक बार समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आता है? तो आंतरिक ग्रह में हो जाएगा बुध, है ना, बुध हो जाएगा। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, है ना, पृथ्वी और उसके बाद ये है मंगल। इन 4 ग्रहों को हम लोग, है ना, इन 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं।
इन 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक, पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, है ना, कौन कौन सा ग्रह है, प्रश्न पूछा हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, वाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बृहस्पति हो जाएंगे, बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण और वरुण हो जाएगा, वरुण। यानी कि वाह्य ग्रह में 4 ग्रह हो जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। आंतरिक ग्रह में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आंतरिक ग्रह में हो जाएगा, है ना, ये है आपका बुध, बुध, उसके बाद ये है बुध, शुक्र, शुक्र के बाद ये है पृथ्वी, पेन चेंज कर लिया जाए ताकि अच्छा दिखे, ये है आपका पृथ्वी और ये हो जाएगा मंगल। यानी कि ये जो 4 ग्रह हम लोग देख रहे हैं, इसी ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ग्रह को हम लोग, है ना, आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और वाह्य ग्रह जो है ना, जैसे आप देख सकते हैं बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, ये है अरुण, है ना, और यहाँ पे है, यहाँ पर आपको हो जाएगा वरुण और ये हो जाता है ना, शनि। प्लूटो बहुत पहले 2006 के पहले ग्रह था, लेकिन अब ग्रह के कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, आंतरिक ग्रह में, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर कौन कौन ग्रह हो जाएंगे, यानी कि, है ना, सूर्य से बढ़ती, पेन चेंज किया जाए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती, है ना, दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम देख लीजिए, ग्रह का क्रम कौन कौन सा हो जाएगा, है ना, ग्रह का क्रम देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हो जाएगा आपका बुध, है ना, बुध के बाद क्या है, बुध के बाद आपका शुक्र हो जाएगा, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, है ना, और अरुण के बाद क्या है, वरुण हो जाएगा। क्रम में याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, है ना, क्रम में इसी तरीके से है। यानी कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक या निकटतम ग्रह कौन सा है, अगर ऐसा पूछे तो ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। बुध के बाद कौन है, शुक्र, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं कि बुध की क्या विशेषता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बुध को लेकर के जो बातें किया जाता है ना, बुध को लेकर के, यह जो बुध है यह सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी कि सबसे निकटतम ग्रह, यानी कि सूर्य से सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन है, तो सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य से निकटतम वाला, निकटतम मतलब सबसे नज़दीक, है ना, और यही वजह है कि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा, यह जो परिक्रमा है, यह परिक्रमा इसका क्या है, सबसे कम है, सबसे कम समय में यह परिक्रमा करता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बुध के पास इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है ना, बहुत ही वीवीआई है, इसका कोई, है ना, इसका कोई उपग्रह, है ना, नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार संक्षिप्त
परिचय हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग बुक्स में ही यही सब दिया है। सॉरी। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, किसका? बुध का, है ना। और यहाँ पर तापांतर यानी कि ठंडा और गर्मी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर देखा जाए तो बुध के पास तापांतर सबसे ज़्यादा है, इसके पास तापांतर, है ना, तापांतर क्या है? सर्वाधिक है। यहाँ पर तापांतर सर्वाधिक है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें तो दिन में जो तापमान है इसका है ना, दिन में इसका तापमान जो है यह 467 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 467 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ना। और यहाँ पर रात में जो ठंडी है, इसमें रात में ठंडी माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। रात का ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ये भी देख लें, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, है ना। बुध के बाद शुक्र में क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं पे भी थोड़ा एक बार नज़र डालें हम लोग। देखिए, शुक्र का जो आकार है बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है, यानी कि पृथ्वी के समान होने की वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है ना। यानी कि आकार के दृष्टिकोण से बात करें तो यह पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है ना। और यही वजह है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है ना। और एक चीज़ और भी देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था, उसी तरीके से शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि अभी प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा, है ना। बुध और शुक्र हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, शुक्र को ही हम लोग भोर का तारा, संध्या का तारा कहते हैं। इसी ग्रह को हम लोग भोर का तारा है ना, और संध्या का तारा कहते हैं। संध्या का, है ना, तारा कहते हैं। किसको? शुक्र को कहते हैं, शुक्र को। यह सबसे यानी कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला यह ग्रह है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछे कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो यह शुक्र हो जाएगा। यानी कि शुक्र पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। अगर शुक्र की हम लोग बात करें, है ना, तो शुक्र के पास जो, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी। तो सर्वाधिक गर्मी कितना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 480 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। और इसका जो परिक्रमण का जो डायरेक्शन है, परिक्रमण, शुक्र का जो परिक्रमण है, पूछा गया सवाल है कि परिक्रमण इसका कैसा है, तो अधिकतर ग्रहों का परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और इसका परिक्रमण कहाँ से तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पश्चिम की ओर है इसका परिक्रमण। किसका? तो शुक्र का हम लोग कर रहे हैं, है ना, शुक्र का कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं, पृथ्वी भी देख लीजिए। शुक्र के बाद ये पृथ्वी हो जाएगा, है ना। और ये पृथ्वी एकमात्र, इस पृथ्वी पे एकमात्र जीवन है, एकमात्र जीवन वाला जो ग्रह है, जीवन वाला ग्रह, एकमात्र जीवन वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी हो जाएगा। यह आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है,
यह पृथ्वी जो है आंतरिक ग्रहों में है ना, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा। कौन? पृथ्वी। और एक चीज और भी समझिए, जल की अधिकता के कारण इस ग्रह को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। किसके कारण? तो जल के अधिकता के कारण कहा जाता है, जल के अधिकता के कारण कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, है ना, चंद्रमा मामा, चंदा मामा, है ना। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा जिसका नाम है चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह कहते हैं। इस चंद्रमा को हम लोग, है ना, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है, 59% भाग ही दिखाई देता है। कहाँ से? पृथ्वी से देखिएगा तो मात्र इसका 59% भाग ही दिखाई देता है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है ना, वायुमंडल नहीं है। तो एकमात्र उपग्रह किसके पास है? तो पृथ्वी के पास हो जाता है ना। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, पूछा जाता है। नेक्स्ट ये भी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंगल, है ना, मंगल ग्रह देख लीजिए, मंगल, है ना, मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक, है ना, दिखता है। यानी कि लौह ऑक्साइड की मात्रा होने के वजह से, लौह ऑक्साइड, है ना, लौह ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से इस ग्रह का जो रंग है वह लाल दिखता है। इसीलिए हम लोग मंगल को, है ना, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, कई बार पूछा गया है। इसके पास मात्र 2 उपग्रह है, 2 उपग्रह। तो 2 उपग्रह कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा फोबोस, एक हो जाएगा फोबोस, और दूसरा नाम क्या है? तो डेमोस नाम है, डेमोस, है ना। 2 उपग्रह है, याद रख लीजिएगा। मंगल ग्रह के पास, है ना, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, एक हो जाएगा फोबोस और दूसरा नाम है डेमोस। यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, मंगल ग्रह को, है ना। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इस मंगल पे, है ना, एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पे एक पर्वत है, पर्वत जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम है। अच्छा, इस निक्स ओलंपिया का विशेषता कहें तो एवरेस्ट से यह 3 गुना ऊंचा है ना। निक्स ओलंपिया कहाँ पर यह पर्वत है, पूछा जा सकता है। तो यह मंगल ग्रह पे है और यह माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में 3 गुना है। यानी कि एवरेस्ट से, है ना, एवरेस्ट पर्वत से यह 3 गुना ऊंचा हो जाता है, 3 गुना ऊंचा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति में क्या है? बृहस्पति से भी
कई बार सवाल पूछे गए हैं बृहस्पति से। तो इस बृहस्पति को यानी कि जितने भी ग्रह हम लोग देखें, 8 ग्रह देख रहे हैं, 8 ग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है। और यहाँ पर वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में है ना 2 तत्वों की, 2 गैसों की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलता है। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और हीलियम की है ना, हीलियम की मात्रा सर्वाधिक देखने को आपको मिलता है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी कि उपग्रहों की संख्या कितना है? 63 हो जाएगा। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह कितना? 63। और 2 उपग्रह हम लोगों ने देखा है ना, 2 उपग्रह था, एक था बुध और एक था शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं। मंगल के पास कितना उपग्रह? तो 2 उपग्रह। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह? तो 1 उपग्रह। कौन सा? तो ये चंद्रमा हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है? बृहस्पति के पास है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास। अच्छा, इसके पास जो 63 उपग्रह है, उस 63 उपग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है गैनीमीड, है ना, गैनीमीड नाम है ना। गैनीमीड जो है, यानी कि बृहस्पति के पास जो 63 उपग्रह है, उस उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो जाता है ना। पूछा जा सकता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, चलिए आराम से समझते चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे शनि, है ना, शनि। तो शनि के पास अगर देखा जाए तो शनि के पास है ना कितना उपग्रह है? यानी कि शनि के पास 62 उपग्रह है। इसके पास 62 उपग्रह है ना, 62 उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह जो इसका है, यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, है ना, जिसका नाम क्या है? टाइटन नाम है। यानी कि 62 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन हो जाएगा। और शनि की जो मुख्य विशेषता है, वह विशेषता हो जाता है कि इसके चारों ओर वलय है, बाला की तरह वलय, यानी कि इसके चारों ओर, है ना, चारों ओर, शनि के चारों ओर क्या है? वलय है, वलय। और वलयों की संख्या कितना है यहाँ पर? तो 10 हो जाता है ना, 10 हो जाता है। चारों तरफ वलय है, बाला के आकार की तरह, बाला को ही वलय कहा जाता है ना। चारों तरफ जो वलय है उसका संख्या कितना है? 10 है। यानी कि पीले तारे की तरह यह नजर आता है, पीला, है ना, पीले तारों की तरह। कलर भी देख सकते हैं, रंग जो है, यानी कि पीले, पीले तारों की तरह, पीले तारों की तरह यह दिखता है ना, यह दिखता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शनि हो गया, उसके बाद अरुण और वरुण भी देख लीजिए। जैसे हम लोग अगर अरुण की बात करें तो अरुण से भी देख लीजिए क्या क्या पॉइंट बन सकता है अरुण से। यहाँ पे अरुण के पास मीथेन गैसों की मात्रा सर्वाधिक है। अरुण के पास मीथेन गैसों की, मीथेन गैसों की अधिकता है। मीथेन गैसों की, है ना, अधिकता है इसके पास। किसके पास? तो अरुण के पास हो जाता है। और अरुण के पास छल्ले हैं, वो भी बाला के आकार के, वो भी छल्ले दिखाई देंगे। और छल्ले कौन कौन छल्ले हैं ये भी देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। छल्ला में हो जाएगा अल्फा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा बीटा गामा, है ना, डेल्टा,
इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, यानी कि यहाँ पर छल्ले जो हमें दिखते हैं अरुण के पास, है ना, अरुण के पास जो हमें छल्ले दिखते हैं वह अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, और इप्सिलोन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखेंगे, इस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को हम लोग, है ना, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह, है ना, अरुण को कहा जाता है, अरुण को। और अरुण के पास एक टाइटेनिया नामक सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पास एक उपग्रह है टाइटेनिया, है ना, टाइटेनिया, है ना, और सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, है ना, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। ठीक है। चलिए वरुण अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद बुक पे आते हैं। वरुण, है ना, तो वरुण जो है देख रहे होंगे सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, यानी कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। और यही वजह है कि वरुण को हम लोग सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं, सबसे, है ना, ठंडा ग्रह कहा जाता है इसको, है ना, वरुण को। और यहाँ पर इसका अगर रंग की हम लोग बात करें तो यह जो रंग है हल्का पीला रंग का दिखता है, हल्का पीला रंग का यह दिखता है। वरुण के पास 13 उपग्रह है, वरुण के पास 13 उपग्रह है, 13 उपग्रह, है ना। और एक चीज़ और भी देखिए यहाँ पे, और इसके पास भी एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, ट्राइटन इसको बोलते हैं, टाइटन है, ट्राइटन बोलते हैं, ट्राइटन। और यह जो ट्राइटन है, जो चंद्रमा पृथ्वी का जो उपग्रह हम लोग देख रहे हैं उससे उससे बहुत बड़ा है, यानी कि जो ट्राइटन उपग्रह है यह चंद्रमा से भी बड़ा है, चंद्रमा से भी, है ना, चंद्रमा से भी यह बड़ा उपग्रह हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बुक पे आ जाते हैं। अब समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 6 क्लास का ज्योग्राफी में बहुत कुछ दिया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़िए, 20 में 20 प्रश्न जो है आपके पीआरटी में बन जाएंगे। अगर आप 6, 7, 8, 9 और 10th अगर इतना पढ़ लेते हैं, ऐसे भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी प्रश्न उठाइए, विगत जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं पीआरटी में, इससे बाहर नहीं है, तो फिर बिना मतलब के किसी इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है। हमारा जो नोट्स जो कंप्लीट हुआ है बिल्कुल यही संदर्भ है आपका SCERT NCERT, इसीलिए हमारे जो नोट्स होते हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पकड़े जाते हैं पीआरटी और GS 40 नंबर में, सबसे ज़्यादा जो हम अपने क्लास वाले विद्यार्थियों को देते हैं। चलिए और भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं उसको, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है, प्रधान है। सूर्य के निकट, है ना, सूर्य के जो निकट ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा। शुक्र व अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा क्या है? उल्टी है। जिसके घूमने की दिशा क्या है? उल्टी है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर है, और बाकी जो भी ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, है ना। शुक्र और अरुण जो है 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा क्या है? उल्टी है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को क्यों कहा जाता है? कि यह बिल्कुल, है ना, पृथ्वी की समान दिखती है। जैसे कि आप देखती है कोई भी ऐसी 2 लड़की हो, है ना, जिसका शक्ल सूरत मिलने लगे तो लोग अक्सर ये समझ जाते हैं कि वह सिस्टर ही होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं।
छल्ला वाला एकमात्र ग्रह कौन है? तो शनि हो जाएगा। छल्ला वाला एकमात्र ग्रह कौन है? तो ये शनि हो जाता है यहाँ पर, शनि। और शनि के पास कितना? 62 उपग्रह है। प्लूटो पहले ग्रह था, पर अब शुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पहले यह ग्रह था, लेकिन अब इसको शुद्र ग्रह कहा जाता है ना। तारा को अपना प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? बहुत ही VBI है। कई बार बीपीएससी ने यह सवाल पूछा। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट, है ना, 8 मिनट 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष पहुंचने में समय लगता है। लगभग 4 वर्ष। कितना टाइम? तो लगभग 4 वर्ष। यानी कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है ना। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर जीवन है ना। और आंतरिक से, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देती है, यानी कि पानी की अधिकता, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर जल की अगर मात्रा देखा जाए तो 71% है, बहुत ज़्यादा। ये भी सवाल पूछा गया है ना। इसलिए एक बार टीचर का अगर तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो पढ़िए, नहीं तो ऐसे टाइम बर्बाद करना है 4.0 में भी, फिर 10-15 साल इंतज़ार करना है, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा लास्ट ही है और लास्ट ही 4.0 को मान करके आप चलिए, है ना, तो आपको पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, है ना। किताब पे फोकस करिए। यानी कि समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितना परसेंट? 71%, है ना। 71% है और 21% क्या है? स्थल है। 21% स्थल है। चांद, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, सब दिया हुआ है। चांद जो है पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। कहता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड 1.3 में पहुंचता है। 1.25 सेकंड में पहुंचता है ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। दोनों याद रखिए। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में, है ना, पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 27 दिन और 8 घंटे का, 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। यानी कि चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है ना। चंद्रमा दिन में टेम्परेचर, तापांतर की अगर बात करें तो तापांतर भी यहाँ पर सर्वाधिक है। यानी कि दिन में यह सबसे ज़्यादा गर्म है और रात में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है, इस पर मिट्टी भी नहीं है। इसका जो धरातल कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। यानी कि बृहस्पति के पास 63 और शनि के पास 62 उपग्रह हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग उपग्रहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास, है ना। उसके बाद शनि के पास 62 उपग्रह हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास, जितना विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपके बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है 10-12 सालों में, है ना, बीपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिया है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम लिया है, बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा है।
इसलिए घटना चक्र का पूर्वालोकन एक बार लीजिए, है ना। डिटेल्स में दिया हुआ सारे प्रश्न वहाँ पर संग्रहित हैं, मिल जाएंगे। उसके बाद टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं तो टीचर के लिए ये जानना जरूरी है आपको कि जो प्रश्न पूछा जाता है, खास करके पीआरटी, जीएस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हो तो सारे प्रश्न मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, क्या पढ़ें हम, तो यही किताब है। इसी को ध्यान से देखिए, यही आपका संदर्भ है, यहीं से सारे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा किताब है? तो बिहार सरकार की किताब है। अगर बिहार सरकार की किताब नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। अगर बिहार सरकार की किताब आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी होगा, है ना। एनसीईआरटी का बुक होगा। एनसीईआरटी के बुक को क्या करिए, पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो भी पकड़ा जाएगा, है ना। बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं तो बिहार के संदर्भ में और 20 में 20 बना लीजिएगा, है ना। क्योंकि आप एग्जाम किसका दे रहे हैं? आप एग्जाम देने आए हैं बिहार का। आपको टीचर कहाँ बनना है? तो बिहार में। तो बिहार का टीचर बनना है तो प्रश्न भी तो बिहार के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर बिहार के संदर्भ में कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो पता चलेगा कि प्रश्न तो दे रहा है, टॉपिक तो सब पढ़े हैं लेकिन बन नहीं रहा है, कन्फ्यूजन है। इसलिए संदर्भ जरूर पढ़िएगा और ये तब समझ में आएगा जब आप विगत वर्षों का प्रश्न जो है बनाइएगा, तब समझ में आएगा अच्छा यहाँ से प्रश्न, इस तरीके से प्रश्न किया गया है। और बीपीएससी अब तो चैलेंजिंग प्रश्न आपको देगा और चैलेंजिंग प्रश्न बनेगा एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से, दोनों से ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि बृहस्पति के पास कितना, 63 और शनि के पास कितना, तो 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बहुत वीवीआई है। और यहाँ पर कई बार यह सवाल पूछा गया। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है, यानी कि कहता क्या है कि शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितना, 62 है। लेकिन इस 62 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो टाइटन है। उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, उपग्रहों को, है ना, के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बनाइएगा बीपीएससी का प्रश्न, बीपीएससी का प्रश्न बनाइएगा तब समझ में आएगा, है ना। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के मध्य में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस हो जाएगा। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह नाम क्या है, तो सीरस होगा, है ना, सीरस। और मंगल के 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस नाम है, 2 उपग्रह, है ना। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, मंगल के पास 2 उपग्रह और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा 63 उपग्रह। शनि के पास कितना, तो 62 उपग्रह। और शनि के पास जो उपग्रह है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन उपग्रह, है ना। इस तरह से एकदम कंप्लीट करिए, छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फिर दिक्कत होने वाली बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला आकाश गंगा कहते हैं। हमारे पृथ्वी के पास एक क्या है, मंदाकिनी है। एक मिनट, मंदाकिनी है ना, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। सप्तऋषि जो आप लोग देखते होंगे, तारों को, 7 प्रकार के जो तारे हैं उनके ऋषियों के नाम पर नामकरण किया गया है, जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों का समूह जिसका नाम ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, इनके नाम पे है। अंगीरा और मरीचि, अंगीरा और मरीचि। और इसी का नाम जब यूनानी ग्रंथों में हम लोग देखेंगे, है ना, यूनानी भारतीय ग्रंथ में तो ऋषि मुनियों के नाम पे इसका नामकरण किया गया। 7 जो तारे आपको दिखते हैं जिसको हम लोग सप्त ऋषि कहते हैं,
सप्तऋषि, उसका नाम क्या है? ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। और यूनानी ग्रंथ में देखिए तो यूनानी ग्रंथ में इसका नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, है ना, जेटा, एटा, एटा जेटा, ये भी नाम रखिए, ये भी पूछा जाता है। भारतीय संदर्भ में नाम क्या है और यूनानी संदर्भ में नाम क्या है, दोनों याद रखिएगा। खास करके ये तो आपको बचपन से ही कोई ना कोई बताया होगा, किताब में पढ़े होंगे, मास्टर साहब बार बार ये बताते हैं, याद होगा। हो सकता है कि यूनानी ग्रंथों में सप्तऋषि का नाम क्या है ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक दो बार मेरे ही साथ ही, है ना, इसको रिवाइज कर लीजिए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा और जेटा, एटा और जेटा क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा, जेटा, है ना। इतना भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। उत्तर दिशा का कौन सा? ऋतु और पुलह को, पुराने ज़माने में साइंस इतना डेवलप तो था नहीं, है ना, जो पुराने ज़माने हुआ करते थे उस समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा दिशा का जो ज्ञान था इसी से मिल जाता था, है ना, इसी से। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा होता है, यह एक स्थिर तारा है और यह उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। कौन सा? ध्रुव तारा। यानी कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है और यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। अक्षांश की जानकारी भी होना चाहिए, है ना, अक्षांश की जानकारी होना चाहिए, तब जा कर के, है ना, आपको चीज़ें समझ में आएगा, है ना, अक्षांश की जानकारी होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्राचीन भारत में नाविक उत्तर दिशा देखने के लिए राशि देखते हैं। जैसे राशियों की संख्या कितना है, तो राशियों की संख्या 12 हो जाएगा, है ना। राशियों की संख्या कितना है, तो राशि 12 प्रकार के होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितना है, तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कितना है, तो 27 हो जाएगा। नक्षत्रों की संख्या 27 हो जाता है ना। नक्षत्रों की संख्या कितना है, तो ये 27 नक्षत्र हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। नक्षत्र की अवधि कितना दिन का होता है, तो 14 दिन का होता है। अब यही देखिए, यही ग्रह कार्य हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा आपको समझने में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। यहाँ से 4 को ले लीजिए, 1 2 3 4, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाकी जो आपको 4 ग्रह दिख रहा है, इसी ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, है ना। बाह्य ग्रह इसी को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाता है। पृथ्वी का पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र हो जाएगा। और आकाश गंगा लाखों तारों का क्या है, समूह होता है ना। बहुत सारे हैं इस तरह से, लाखों में आकाश गंगा है ना। लाखों में क्या है, लाखों में आकाश गंगा है। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का क्या है, समूह हो जाता है ना, समूह हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लीजिए, जैसे लुसेंट पॉइंट आपको है ना, छूटना नहीं चाहिए। मेरा यही मकसद है कि जो भी हो आपके पीआरटी में, चाहे आपके टीचर के एग्ज़ाम में, प्रश्न छूटे नहीं, सारे के सारे यहीं से बन जाए। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है ना। बृहस्पति पे सबसे छोटा दिन होता है। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, है ना। आकाश में चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे जो पिंड हमें दिखाई देते हैं,
पत्थरों के छोटे छोटे जो पिंड या टुकड़े जो दिखते हैं उसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जब वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा से घर्षण टकराता है और घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें आग लग जाते हैं, है ना, और आग लग जाने के बाद वह जलने लगता है। ठीक है, आग लगने के बाद वह जलने लगता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पृथ्वी एवं उसकी गतियां करते हैं। उसके पहले एक चीज़ समझिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये बात समझ लीजिए कि ताकि बाकी का सारा जो क्लास है इसी पे डिपेंड है। देखिए ये हो जाएगा आपका अर्थ, यानी कि पूरब और पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, जो पोल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांश, है ना। और इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, और इसी का नाम इक्वेटर भी है, इक्वेटर भी कहा जाता है, इक्वेटर भी कहा जाता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहिए या विषुवत रेखा कहिए, है ना, या इक्वेटर कहिए, बात बराबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो भी रेखा हमें दिख रहा है ना, जो भी रेखा हमें दिख रहा है पूरब से पश्चिम मिलाने वाली, ठीक है, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। ये पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे में डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन क्या है, पूरब हो जाएगा, है ना, पूरब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, है ना, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये जो बीचों बीच से जो लाइन गुजर रहा है ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है ना। तो 2 भागों में डिवाइड करता है, तो 0 डिग्री से जो उत्तर हमें दिख रहा है ना, ये जो पूरा गोलार्ध है, जब हम लोग इसको 2 भागों में बांट देते हैं तो यह अर्ध गोलार्ध हो जाता है ना। यानी कि अगर हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे, तो ये अर्ध गोलार्ध हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अर्ध गोलार्ध, है ना। अर्ध गोलार्ध, अर्ध मतलब आधा, अर्ध गोलार्ध हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हम लोग दक्षिण जब आएंगे, 0 डिग्री अक्षांश के जो नीचे दिख रहा है दक्षिण में, इसी को हम लोग अर्ध, है ना, अर्ध दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कहाँ पर है, तो भारत आपको, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश से, है ना, 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग उत्तर जाते हैं 23.5 डिग्री, यहाँ पर समझिए, यही 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, है ना, भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। यानी कि यही जो कर्क रेखा है ना, यही जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। और भारत में, है ना, इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछते हैं, हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसको। उसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण हम लोग जाते हैं, ये 23.5 डिग्री जो दक्षिण है इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, इस रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश से साउथ में जब जाएंगे तो यही 23.5 डिग्री, है ना, अक्षांश हो जाएगा, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इस कलर में ले देते हैं, यानी कि उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाले जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की मिलाने वाली जो भी रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो देशांतर कहते हैं।
है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, भूल नहीं पाइएगा, है ना। ये जितने भी हमें रेखा जो दिख रहा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री जो देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर से, है ना, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम यहीं से गुजरता है ना। यहीं से डिसाइड होता है कि लंदन में इतना टाइम हुआ है तो भारत में कितना टाइम हुआ है। यानी कि हमारा जो जीएमटी है 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर 12 बज रहा होगा लंदन में तो भारत में उसी समय कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।